सुप्रभात बच्चों। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में पार्ट 2 में आपको पढ़ाया था एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, आपकी स्पर्श पाठ्य पुस्तिका का पार्ट 3, जिसकी की लेखिका थी बछेंद्री पाल। तो मैंने आपको बताया था कि एवरेस्ट अभियान 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से चल दिया था और एक दूसरा दल इससे पहले ही चला गया था वहाँ जो दुर्गम हिमपात वाला जो रास्ता होता है बर्फ़ वाला, उसको साफ़ करने के लिए। तो आगे बछेंद्री पाल का जो ग्रुप था वो भी निकल गया था उस वाले पहले वाले ग्रुप के बाद में 7 मार्च को। तो उससे आगे का मैं अब आपको पढ़ाती हूँ ज़रा। बेस कैंप में पहुँचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। जब तक वो अपने कैंप में पहुंचता, इनका जो ग्रुप है उससे पहले उन्हें एक और मृत्यु की खबर मिल गई थी, जो कि कोई रसोई में खाना बनाने वाला सहायक था, उसकी मृत्यु थी। तो इनके दिल को थोड़ा लगा, मतलब जितनी आशावादिता से ये लोग आए थे, इनके दिल को थोड़ा लगा उसकी मृत्यु की खबर सुनकर। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। श्रेणियाँ क्या? एवरेस्ट के साथ साथ और भी होते हैं ना पर्वत, उनको श्रेणियाँ कहते हैं। पर्वतों की श्रेणियाँ जो लाइन में होती हैं। मैं भौचंकी होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लहुत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। मतलब थोड़ी देर तक पर्वतों को खड़ी खड़ी देखती रही। कौन? बछेंद्री पाल। हिमपात अपने आप में एक बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल होती है। हिमपात क्या बोले? बर्फ़ जो गिरती है उसको बोलेंगे। तो उसमें क्या है, बर्फ़ के जो टुकड़े गिर रहे थे, खंड गिर रहे थे ना, तो वो अव्यवस्थित ढंग से। अब वो व्यवस्थित ढंग से तो बर्फ़ गिरेगी नहीं, कोई इधर बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे थे, कोई उधर गिर रहे थे, तो उसको क्या बोला गया? हिमपात बोला गया है। और फिर जिसमें बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े ही नहीं, बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें गिर रही थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। उसका वहाँ का जो दृश्य था वो बहुत डराने वाला था कि वो लोग निकले थे अपने ग्रुप में जो निकले थे, लेकिन ये दृश्य जो वो देख रहे थे ना कि बर्फ़ कितनी जल्दी जल्दी, बर्फ़ की चट्टानें, बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे थे। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल भी बहुत डरावना था। ऐसा लग रहा था कि कहीं बर्फ़ फट जाएगी या फिर हम उसके नीचे दब जाएंगे। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। मतलब इस बात का भी डर था कि आगे चलते 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 और भी पता नहीं कितनी मुसीबतें आएंगी, और बर्फ़ तो गिरी रही थी, तो इससे और थोड़ा उनको लग रहा था मन में। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। तो भी अपना सामान ले जाने की ये लोग कोशिश कर रहे थे, इतनी बर्फ़ पड़ने के बावजूद भी। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर मीनू मेहता जो इनके ग्रुप की सदस्य थी, वो क्या इन लोगों को आगे जाने के लिए बता रही थी कि किस तरीके से जाना है। उन्होंने उनको लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना कि किस तरीके से करना है। एल्युमिनियम की सीढ़ियाँ, जो क्योंकि एल्युमिनियम तो हल्का होता है ना, तो उन सीढ़ियों को उठाने में भी आसानी होती है वहाँ पे, उतनी ऊंचाई पे ले जाने में। तो उसके सारे कैसे अस्थायी पुल, परमानेंट पुल नहीं, केवल टेम्परेरी पुल कैसे बना सकते हैं एल्युमिनियम की सीढ़ियों के सहारे से, इस तरीके की जानकारियाँ उन लोगों को दी। अब तीसरा दिन देखते हैं ज़रा। तीसरा दिन हिमपात के कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता, गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। ये जो नाम है, ये इनके साथ जाने वाले जो पर्वतारोही थे उनके नाम हैं ये सब। हमारे पास एक वॉकी टाकी था जिससे कि हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। अब ये रास्ते में कहीं अटक जाएं, कुछ हो जाए तो जानकारी देने के लिए एक इनके पास यंत्र भी था, वॉकी टॉकी, जिसको कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए
जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थी। कर्नल कुल्लर वहाँ थे, उनको इन्होंने अपने पहुंचने की क्या है जानकारी दे दी। किसके सारे? वॉकी टॉकी के। अंग्रदोर्जी, लोबसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। इतनी मुसीबत से ऊपर चढ़ते चढ़ते इन्हें थोड़ी संतोष हुआ, मतलब तसल्ली हुई कि इतने बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, परेशानियाँ आई, लेकिन हम इतने मीटर चढ़। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई तो मैंने अपना परिचय यह करके दिया कि मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ। नौसिखिया मतलब कुछ भी नहीं जानती पर्वत के बारे में, और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है, कि मतलब मैं पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ रही हूँ। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुँचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। मतलब एक बार में ही सफलता नहीं मिली थी। वो कहने का मतलब उनका ये था, ये एक बार में ही सफलता नहीं मिली थी, वो बार बार करके 7 बार चढ़े थे, तब उनको ये सफलता मिली। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए बोले, उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए था। उनकी तारीफ़ की कि तुम तो ऐसी लगती हो कि पर्वतीय लड़की हो, पर्वत पर रहने वाली लड़की, जिसको कि आदत होगी पर्वत पे चढ़ने उतरने की, तो तुमको तो पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लहोत्से से बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोबसांग, तशरिंग मेरे तंबू में ही थे। एंडी, शेरपा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। अपने साथियों का बदनाम बता रही हैं ये। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी। रात में 12:30 पर लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी अचानक आँख खुल गई। किसकी? बछिंदी पाल की। और साथ ही एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी और बहुत भारी कोई वस्तु मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है। मतलब कितनी मुसीबतें उनको चढ़ने में आई, लेकिन उन्होंने अपना जो उद्देश्य था वो पूरा किया। यह क्या हो गया? उन्होंने सोचा कि यह क्या होगा। एकदम एक लंबा बर्फ़ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लाहोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। आपको मैंने भी परिस्थिति पहले बताई कि बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे थे, बर्फ़ की चट्टानें गिर रही थी। तो ऐसा ही रात को जब ये कैंप में सो रही थी, तो ऐसा ही कोई बर्फ़ का पिंड इनके ऊपर आकर गिरा और उसका विशाल हिमपुंज बन गया। मतलब बहुत सारी बर्फ़ों को इकट्ठा करके एक जो फूल जैसा बन जाता है, जो उसको हिमपुंज कहते हैं। हिमखंडों, बर्फ़ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ़ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज़ गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान के नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस-नहस कर दिया। ये लोग जब रात को आराम कर रहे थे, उस समय की ये घटना बता रही हैं कि वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। इतना अचानक से इतना सब कुछ हुआ, फिर भी इन्होंने इतनी हिम्मत रखी और कैंप में काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचा, लेकिन ऊपर वाले की कृपा थी कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो बच्चों, आज मैं आपको इतना पढ़ाऊँगी, ये पार्ट 3, अगला आपको पढ़ाऊँगी पार्ट 4 में। धन्यवाद।